निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। और ऑप्शन आपका लास्ट है, प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है। तो कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 परमाणु जल मिल करके किसकी उपस्थिति में, जब तक प्रकाश नहीं होता तब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। सभी एग्ज़ामों में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, कोई भी चीज़ फालतू नहीं होगी। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। इसका मतलब जब तक सूर्य का प्रकाश होगा तभी प्रकाश संश्लेषण संभव होगा। तो आपका ऑक्सीजन के रूप में गैस निर्मुक्त होती है। तो पौधे आप देख सकते हैं कितना उपयोगी हैं कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला ऑप्शन है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हैं रिएक्शन के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, नहीं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। पौधे इतने ज़्यादा उपयोगी हैं कि हमारे चारों तरफ उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके हमारे लिए जीवन के लिए उपयोगी ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आपका लास्ट ऑप्शन है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ये भी सही है। टोटल 3 ऑप्शन सही हैं और जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल किसका मिश्रण होता है? अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो विश्वास रखिए, आप जो है जो भी जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो देखिए, पीतल किसका मिश्रण होता है? मिश्रण का मतलब क्या होता है कि कई धातुओं को मिला करके क्या बनाया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है। देखिए क्या होता है, पीतल कॉपर और जिंक को मिला करके पीतल बनाया जाता है। जब हमें कई धातुओं का उपयोग करना होता है तो पीतल किसका मिश्रण होता है? कॉपर और जिंक का। इसके साथ ही साथ हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि मिश्रण होता क्या है, बनाया क्यों जाता है। देखिए, कॉपर जो होता है वो थोड़ा सा मुलायम धातु है, सॉफ्ट है। जब इसमें जिंक मिला देते हैं तो जिंक मिलाने से थोड़ा सा ये सॉलिड हो जाता है। जब आप कॉपर के वायर देखेंगे या कॉपर का कोई भी बर्तन देखेंगे थोड़ा सा वो सॉफ्ट होता है और उसमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जिंक मिलाने से कुछ प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो हम अपने उपयोग के हिसाब से चीज़ों को लाने के लिए कुछ न कुछ धातुएं एक दूसरे को मिला करके नई धातुओं का निर्माण करते हैं जिसे मिश्र धातु कहते हैं। तो उसी तरीके से पीतल एक कॉपर और जिंक का मिश्रण है। और बात करते हैं, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ब्रॉन्ज का, कांसा जिसको बोलते हैं। कांसा किसका मिश्रण है? देखिए कांसा, इसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते हैं। कांसा जो मिश्रण होता है वो कॉपर और टीन का होता है। टीन को SN से सिंबल से नोट करते हैं। कॉपर और टीन ये भी पूछा जाता है, टीन को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? तो कॉपर और टीन को मिलाकर ब्रॉन्ज मेडल का निर्माण होता है। ब्रॉन्ज मेडल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसके साथ ही देखिए, स्टील पूछा जाता है। स्टील क्या है? स्टील किस धातुओं से मिला करके बनाया गया है? तो स्टील जो होता है
ओ आयरन लोहा, अगर लोहा में कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो स्टील का निर्माण हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो मेटलर्जी पढ़ते हैं, धातु कर्म विज्ञान, उनको एक काफ़ी जानकारी होती है इसके बारे में। आयरन को पहले मेल्ट किया जाता है, पिघला करके 1400 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाया जाता है, उसमें फिर कार्बन मिलाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक है, तो कार्बन मिलाया जाता है, सी से डिनोट करते हैं कार्बन को। तो आयरन में कार्बन की मात्रा जितना ज़्यादा होगी उसी तरीके से तरह तरह के धातुएँ बनती हैं। तो स्टील बनाने के लिए कार्बन की प्रतिशतता 2% से ऊपर हो जाती है तो स्टील का निर्माण हो जाता है। इसके साथ ही आपसे पूछा जाता है स्टेनलेस स्टील, जैसे बॉयलर वगैरह जो बनते हैं, इलेक्ट्रिक उत्पन्न करने के लिए जो यंत्र यूज होते हैं पानी से बिजली उत्पन्न करने के लिए, तो पानी की जो पाइपें होती हैं उसमें जंग लग जाता है। तो हमको ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसमें जंग ना लगे, तो इसी आयरन कार्बन में थोड़ा सा निकेल मिला देते हैं और ये बन जाता है स्टेनलेस स्टील। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेनलेस स्टील एक ऐसा स्टील होता है जिसमें जंग नहीं लगता है, तो जंग रोधी स्टील भी बोलते हैं इसमें। और इसमें निकेल मिलाने से ये क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार तरह तरह की धातुओं को मिला करके एक नई धातु का निर्माण करते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर होगा तांबा और जस्ता। पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जस्ता। सभी चीज़ें नोट कर लीजिए और आप जब भी कोई पेपर उठाएंगे तो हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि लगभग काफ़ी चीज़ें इसमें से आई भी होंगी। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। पॉलीथीन किसका बहुलक है। चीज़ें दो हैं, एक होता है एकलक और एक होता है बहुलक। जब छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके एक श्रृंखला बनाई जाती है तो उसको बहुलक बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए एथिलीन जो होता है CH2 होता है, ठीक है, इस तरीके से एथिलीन को दिखाया जाता है। अगर हम इसी तरीके से कई एथिलीन जोड़ देते हैं, कंटिन्यूअस ऐसे जोड़ते चले जाएं, ब्रांचिंग कर दें। अब ये देखिए, पॉली मतलब ढेर सारा, एथिलीन जो था अब वो पाली बन गया। देखिए एथिलीन यहाँ भी लिखा हुआ है, तो पाली एथिलीन हो गया ये। अब क्या हो गया, जैसे पॉलीथीन का शुद्ध नाम अगर हम लोग बोलेंगे तो जो पन्नी लेते हैं मार्केट में पॉलीथीन, वो पॉली एथिलीन होती है, मतलब ढेर सारी एथिलीन होती है। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जब कई सारे एकलक मिला दिए जाते हैं तो बहुलक का निर्माण हो जाता है। और एथिलीन एक एकलक है जिससे बहुलक बना हुआ है पॉलीथीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल्ट किसका मात्रक है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और बोल्ट जो है मात्रक है विभवांतर का। विभवांतर क्या होता है, जिस तरीके से जब आप पानी का बहाव देखेंगे हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल में होता है। मतलब क्या है कि अगर आप एक दो बर्तन ले लीजिए और दोनों बर्तन को अटैच कर दीजिए और एक में पानी का लेवल ज़्यादा हो एक में पानी का लेवल कम हो, तो हमेशा पानी का बहाव बड़े वाले लेवल से छोटे वाले लेवल की तरफ होगा और तब तक होगा जब तक कि दोनों का लेवल समान ना हो। तो इसका मतलब ये है प्रवाह तब तक होता है जब तक कि अंतर होता है। तो जल का प्रवाह जल के अंतर के कारण होता है, उसी तरीके से बिजली का जो प्रवाह होता है विभवांतर के कारण होता है। अगर आपके घरों में बिजली का प्रवाह हो रहा है तो आप देखेंगे वहाँ पर दो वायर इस्तेमाल होते हैं, दो तार इस्तेमाल होते हैं। एक होता है पॉजिटिव वायर और एक होता है निगेटिव वायर। और इन दोनों वायरों या तारों के बीच में जितना अंतर रहेगा उतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर आपसे कहा जाता है कि हमारे घरों में 220 वोल्ट की बिजली है, इसका मतलब ये है कि दोनों तारों के बीच में जो विभवांतर है वो 220 वोल्ट का है। अगर 11,000 वोल्टेज बोला जाता है, इसका मतलब दोनों तारों के बीच में 11,000 वोल्टेज का अंतर है। और जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना तेज़ी से फ्लो होता है। आप देखेंगे जैसे एग्जाम्पल जो दिया गया है पानी का, इसमें जितना तेज़ी से जितना ज़्यादा आप अंतर रखेंगे, अगर इसके लेवल को और ऊंचा करते चले जाएंगे तो इससे पानी इसमें जाने का जो स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा।
बिल्कुल सेम उसी तरीके से दुनिया में जो कुछ भी चलता है वो अंतर के कारण चलता है। जैसे हवाओं का प्रवाह वायुदाब के अंतर के कारण होता है, जल का प्रवाह जल के दाब के अंतर के कारण होता है, और उसी तरीके से बिजली का प्रवाह विभव के अंतर के कारण होता है, जिसको विभवांतर कहते हैं। अब बात करते हैं विभवांतर। इसका राइट आंसर होगा विभवांतर। विद्युत धारा क्या होता है? किसी भी वायर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है या कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज प्रवाह की जो दर होती है उसको विद्युत धारा कहते हैं। मतलब क्या है, अगर आप एक सीधा सा आप यहाँ पर बैठ जा रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक वायर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है। सपोज करिए, ऐसा रियल में नहीं होता है, लेकिन आप ये मान के समझने के लिए इसको समझिए कि मान लीजिए कि चार्ज फ्लो की जो दर है, अब यहाँ से जितने चार्ज फ्लो करेंगे, अगर मान लीजिए 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए यहाँ से, तो इसका मतलब इसका करंट 10 एम्पियर हो गया सीधा सीधा। तो जब हम किसी पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितना चार्ज पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, वही विद्युत धारा होती है। प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा जब फ्लो करती है तो उसके अंदर क्या होता है, उसको रोकने की प्रॉपर्टी होती है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको रुकावट डालती हैं, तो वो भी आपका प्रतिरोध है। जैसे मान लीजिए कि एक वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते समय कई सारे प्रतिरोधों का सामना करता है। विरोध, उसको इधर उधर से हो करके गुजरना पड़ता है, और यही क्या कहलाता है, जितनी ज़्यादा रुकावट होगी उतना ज़्यादा प्रतिरोध होता है। जैसे आप देखेंगे हीटर का जो वायर होता है वो बिल्कुल लाल हो जाता है, रेड कलर का आपको दिखाई पड़ता है, और वो बना किस चीज़ का होता है? नाइक्रोम का। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हीटर वायर होता है वो किस चीज़ का बना होता है? नाइक्रोम का बना हुआ होता है। तो हीटर का जो वायर है वो नाइक्रोम का बना हुआ है और रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रोकने का प्रयास किया गया है। जब आप जितना ज़्यादा विरोध करेंगे उतना ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है। तो जितने भी हीटिंग इक्विपमेंट बनाए जाते हैं वो इसी बेस पर बनाए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हमें फ्लो होने के लिए रोकना है। तो नाइक्रोम एक ऐसी धातु है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देना चाहती है, बिल्कुल रोक करके रखती है, और इस स्थिति में ये वायर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि लाल हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा हीट रेडिएंट करना चालू कर देता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए यह इसकी स्टोरी भी पेरिस से संबंधित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और पेरिस में एक ऐसा प्लास्टर पाया गया जिससे ईंटों को जोड़ा जा सकता था, पत्थरों को जोड़ा जा सकता था, और एक मकान या जो होम बोलते हैं उसका निर्माण किया जा सकता था। तो इसका नाम रखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और कहाँ का प्लास्टर? पेरिस का। और इसका फार्मूला जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू हाफ H2O। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि CaSO4 हाफ H2O ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 अणु लेंगे इसके, या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये 1H2O बन जाएगा, और 2 CaSO4 H2O। तो रियल फार्मूला कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेटेड, सेमी का मतलब आधा, जब क्वाड्रेंट बोले तो इसका मतलब 1/4, सेमी बोला जाए इसका मतलब 1/2। तो इसका राइट आंसर होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसके साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाता है जिप्सम, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से बनाया जाता है, जो मटेरियल पाया जाता है वो जिप्सम होता है। जिप्सम में ऐसा क्या किया जाता है कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? तो जिप्सम जो होता है वो CaSO4 होता है इंटू 2H2O होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। देखिए Ca कैल्शियम सल्फेट
इंटू 2H2O। जब इसमें से 1.5 H2O निकाल देंगे, समझ रहे हैं, मतलब हाइड्रेटेड कर देंगे, इसमें से जल की मात्रा कम कर देते हैं तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पेरिस में पाया जाता है जिप्सम, और जिप्सम से वाटर की मात्रा निकाल दी जाती है और बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरित गृह प्रभाव क्या होता है? देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, और सन से आने वाली जो लाइट है, सूर्य से जो लाइट हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी को अर्थ लिखते हैं, ई से अर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर सन की लाइट जो पहुंचती है वो पृथ्वी को हीट करती है, लेकिन बात ये होती है कि जो सन की लाइट यहाँ पर डायरेक्टली पहुँचती है वो पृथ्वी को हीट कम करती है, बजाय इसके वापस वायुमंडल से टकरा करके जब ये लाइट फिर से वापस जाती है ये ज़्यादा हीटिंग करती है। लगभग 80% हीटिंग वायुमंडल के टकराने के बाद होती है। तो वायुमंडल से टकराने वाली गैसों की मात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है, अब वायुमंडल में ऐसी गैसें हैं जो कि सूर्य से प्रकाश को आने तो देते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने तो देते हैं, लेकिन वापस नहीं होने देते हैं। ऐसे गैसों को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस या ग्रीन हाउस गैस। फिर से एक बार समझ लीजिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने तो देती हैं, लेकिन यहाँ से वापस जाने में बहुत ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करती हैं, वायुमंडल से बाहर रेडिएशन को जाने नहीं देती हैं। ऐसी गैसों को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और पर्यावरण की दृष्टि से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री और फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है, और वायुमंडल में बढ़ने के कारण इसका जो रेडिएशन वापस सूर्य का पृथ्वी से होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो प्रकाश की मात्रा वापस जाती है उसको जाने नहीं देता है, और हो जाता है यहाँ पर गर्मी की मात्रा ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और इसी को बोलते हैं एक घर की तरह, पृथ्वी एक घर बन गई, और इसके चारों तरफ जो वायुमंडल है ये क्या बन गया, एक प्रभाव डाल रहा है, ऐसा प्रभाव जिसके कारण पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है, और इसी प्रभाव को बोलते हैं हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर दिखाया गया है सन की लाइट पृथ्वी पर पहुँच रही है। सन की लाइट यहाँ से देखिए पृथ्वी पर पहुँच रही है। पृथ्वी से यहाँ वापस आने के बाद एटमॉस्फेयर में ये जो रेंज आपको दिखाया गया है वो एटमॉस्फेयर का लेयर, यहाँ पर लाइट जो है टकरा करके फिर से वापस आ रही है। अब जितना ज़्यादा ये लेयर मोटी होती चली जाएगी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी लाइट को वायुमंडल से बाहर निकलने में, और पृथ्वी उतना ही गर्म होती चली जाएगी। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, फैक्टर, शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ, लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी हैं आपको बताने लगेंगे तो आप जो है वीडियो छोड़ करके निकल लेंगे यहाँ से, क्योंकि लगेगा कि आप इतना ज़्यादा क्या बताया जा रहा है। तो अगर आप एक वेवलेंथ पर ही बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और एटमॉस्फेयर पे ही बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, 2-4 अक्षर पढ़ने के बाद आप लोगों को लगता है कि बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं, ये सब काम की नहीं है, लेकिन इतना नहीं जानेंगे तो फिर बेकार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा उपस्थित कार्बन का यौगिक होता है। जिस तरीके से आपने सुना होगा एलपीजी, उसी तरीके से एक गैस होती है सीएनजी। एलपीजी को बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है प्रोपेन की। प्रोपेन क्या होता है? प्रोपेन। और इसमें अगर मुख्यतः पूछा जाता है तो आप बताएंगे प्रोपेन। अगर पूछा जाता है कौन कौन सी गैसें होती हैं तो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। कौन कौन सी गैसें होती हैं? प्रोपेन
पेन कापी ले करके बैठें भाई साहब और चीज़ों को ज़रूर नोट करें। एलपीजी में 2 गैसें, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। और बात करते हैं सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसमें मुख्यतः पाई जाने वाली जो गैस है वो है इथेन। कौन सी गैस है? इथेन, सॉरी सीएनजी की बात कर रहे हैं। तो कंप्रेस्ड मेथेन होता है, मेथेन। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सर्वाधिक मात्रा में या मुख्यतः पाई जाने वाली गैस है मेथेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट 2 चीज़ें एक साथ पूछी जाती हैं और इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन होता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो धावन सोडा होता है, कपड़ा धोने में जो इस्तेमाल किया जाता है उसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, और जो खाने वाला सोडा होता है उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3, और इसके बहुत सारे हाइड्रेटेड कंपाउंड पाए जाते हैं, उसको आपको नहीं पढ़ना है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो होता है NaHCO3। तो हाइड्रोजन जब भी आपसे पूछा जाए बाई लगा हो तो खाने वाला है, और Na2CO3 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट है तो इसका मतलब है कपड़ा धुलने वाला सोडा है। ठीक है, तो खाने वाला सोडा आपसे पूछा गया। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर कौन सा सोडा है? वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा है। अगर आपसे पूछा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा सोडा है, तो बेकिंग सोडा या पकाने वाला, चीज़ों को खाने बनाने वाला सोडा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? देखिए, न्यूटन जो कि महान वैज्ञानिक थे, वो जो भी बात बोलते थे उनकी बातें तो सच मान ही ली जाती थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी के सबसे महान साइंटिस्टों में से एक थे। अब उन्होंने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे, जिसमें से एक नियम था प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम है गति का तीसरा नियम है। तीसरा नियम कौन सा है? सभी जिस पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप जितना बल लगाते हैं उससे उसके द्वारा आपके तरफ उतना ही बल लगाया जाता है। एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार आगे नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि आप जितना बल लगाते हैं आपके बल को नष्ट करने के लिए एक प्रतिक्रिया क्रिएट होती है उसके अंदर, और वो वाल जो है या दीवार जो है आपको आपके पूरे बल को नष्ट कर देती है। तो प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम न्यूटन के तीसरे लॉ में दिया गया है। पहला नियम न्यूटन का है इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम, इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम, न्यूटन का पहला नियम। और ये लगभग 90% एग्जामों में पूछा जाता है। अगर न्यूटन का नियम पूछा जाता है तो जड़त्व का नियम किस नियम को कहते हैं? तो पहला नियम है। और इस नियम में कहा गया, देखिए जड़त्व क्या होता है? जड़त्व एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण किसी वस्तु में अगर परिवर्तन किया जाए, उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जाए तो परिवर्तन ना होने दो। जैसे आप किसी वस्तु को अगर फोल्ड करते हैं तो वापस अपनी पुरानी अवस्था में आने का प्रयास करती है, भले ही ना आ पाए। यह प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट का यह जो गुण है इसको बोलते हैं जड़त्व। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। न्यूटन ने गति से संबंधित नियम दिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया में जो कुछ भी घूम रहा है, जो कुछ चीज़ें चल रही हैं, वो तब तक नहीं रुकेंगी जब तक कि उन पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे आप देखिए, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते। तब तक नहीं रोकेंगे या तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप रोकेंगे या रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। बाह्य बल लगा करके उसको रोकेंगे तभी वो रुकेगा, अपने आप नहीं रुकेगा। इसी तरीके से दुनिया में जो कुछ भी मूवमेंट हो रहा है, असंख्य तारे हैं, ग्रह हैं, गैलेक्सियाँ हैं, सब मूवमेंट जो है हो रहा है, वो क्या है, तब तक मूवमेंट बना रहेगा जब तक कि उसको बाह्य बल लगा करके रोका ना जाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो बात करते हैं लाइट की, प्रकाश। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। और सॉरी, लाइट की बात करते हैं तो देखिए, जो प्रकाश है, सन की लाइट का एग्जाम्पल लेते हैं। लाइट कोई भी हो सकती है। लाइट के कुछ गुण होते हैं। लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है तो वापस लौट जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तन। किसी सरफेस पर टकरा करके लाइट का वापस चला जाना होता है परावर्तन। जैसे देखेंगे आप, अगर एक मिरर रखे हैं, पॉलिश मिरर मतलब दर्पण, शीशा, तो जैसे लाइट की इस पर किरण गिरती है वैसे ही ये वापस चली जाती है। ये होता है दर्पण, परावर्तन या रिफ्लेक्शन। अब होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाना। मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि सन की लाइट यहाँ पर है, अब यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर वायुमंडल है। प्रकाश की जो गति होती है सबसे अधिकतम कहाँ पर होती है? निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है। अब सन की लाइट जब यहाँ से यहाँ पहुँचती है, सन की लाइट यहाँ से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ये स्थान जहाँ पर कुछ भी नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं निर्वात या वैक्यूम, वैक्यूम या फिर निर्वात। ठीक है, क्या बोलते हैं? निर्वात। तो सन की लाइट, देखिए, सन की लाइट जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में पहुंचने के बाद ये थोड़ा सा विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से चेंज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाना, रिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब सेम एम्पलीट्यूड और सेम एनर्जी की लाइट मिल करके एक रिजल्टेंट बनाती हैं, परिमाणी जो बनाती हैं उसको बोलते हैं व्यतिकरण। डिफ्रैक्शन क्या होता है? विवर्तन। किसी प्रकाश या लाइट का अपने मार्ग पे पड़ने वाले रुकावट के कारण कई दिशाओं में विभक्त हो जाना, इसको बोलते हैं विवर्तन। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन। देखिए, चीज़ों को और भी विस्तार से समझाया जा सकता है, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, आपके सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से थोड़ा हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। और बताने का तरीका अगर आपको सही लगता है तो कमेंट करिए, नहीं सही लगता तो भी कमेंट करिए। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का क्या कार्य है? तो आइरिस का अगर आपको डिटेल में चीज़ें देखनी हो तो पिछले वीडियो में बताया गया है, आप जो है कि उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर भी बताते हैं। आइरिस देखिए, जो नेत्र होता है, आँख, ये है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। अब सन की लाइट जो है ये आँख है आपकी, जो कि लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स है। अब इसके पीछे एक पतली सी पट्टी होती है, ऐसी गोल सी चत्ती होती है, जिसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई लाइट या सूर्य की तरफ आप जब देखते हैं तो आपकी पुतलियाँ छोटी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही लाइट की मात्रा इसमें बढ़ती है, लेंस में लाइट की प्रवेश की मात्रा अगर बढ़ गई तो आँख खराब हो जाएगी। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना पड़ता है कि कहीं ज़्यादा प्रकाश न जाए और आई हमारी डैमेज न हो जाए। इसके लिए जो है आइरिस जो है क्या करता है, जैसे ही कोई भी लाइट की मात्रा इंटर करने की मात्रा बढ़ जाती है, उस दौरान ये आइरिस क्या करता है, अपने आप को क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, छोटा कर लेता है, जिससे क्या होता है कि लाइट की मात्रा आँख में कम जाएगी। तो कहने का मतलब है पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, जिससे क्या होता है कि
हमारी आँख सुरक्षित रहे और लाइट में जाने आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित रहे। थोड़ा देखिए वीडियो लंबा बनने की वजह से थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन चीज़ें आपको एकदम बेहतरीन समझाने का प्रयास किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करिए थोड़ा मोटिवेशन के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद।